कोलकाता के केस में अब ईडी संदीप घोष की बीवी को क्यों तलाश रही है? ऐसा माना जा रहा है कि कोलकाता के केस में सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी जांच में संदीप घोष की बीवी की भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि इस पूरे केस में सबसे पहले संदीप घोष की जो भूमिका थी वो शक के घेरे में थी, लेकिन अब उसके बाद संदीप घोष से भी ज्यादा बड़ी जो भूमिका है वो उसकी बीवी की सामने निकल के आ रही है कि ये केस अगर 80% या 90% तक सुलझाना है तो संदीप घोष की बीवी की तलाश करनी होगी। इस पूरे मामले में विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, धीरे धीरे कोलकाता केस एक नया मोड़ लेता जा रहा है। हमने शुरुआत से देखा कि जिस तरह से सीबीआई ने अपनी जांच करी, जिस तरह से उसने 3D मैपिंग का रास्ता बनाया, ब्रेन मैपिंग का रास्ता बनाया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो है डीएनए सैंपल मैच कराए गए, लेकिन आखिरकार अब संदीप घोष की बीवी को ईडी गिरफ्तार क्यों करना चाह रही है? और आखिरकार सवाल भी उठता है कि अगर कनेक्शन उसका संदीप घोष से अब भी था, जिस तरह से डाइवोर्स की बातें भी सामने आ रही थी, इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है? संदीप घोष की पत्नी की जो संपत्ति है वो संदीप घोष ने बकायदा खरीदने के लिए लेटर पर हस्ताक्षर किए थे और बताया था। साल 2021 की बात है, जब देश कोरोना के दौर से गुजर रहा था। उसी दौर में संदीप घोष वहां का प्रिंसिपल जब था, तो उसी दौर में वहां पे संदीप घोष की पत्नी संगीता घोष आखिर है कौन, ये समझ लीजिए। संगीता घोष उसी दौर में उस मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर थी। अब आप समझिए कि एक ही कॉलेज में पति पत्नी कार्यरत थे और वो लोग बकायदा बिना सरकार से अनुमति लिए अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। 5 से 6 प्रॉपर्टी की जानकारी अब तक ईडी को मिली है। कई ऐसे रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी हैं, जो मैंने पहले भी कहा था। ये भी जानकारी अब ईडी जुटा रही है, लेकिन संगीता घोष से पूछताछ के बाद अब इस बात को लेकर जानकारी साफ हो पाएगी कि वो अधिकारियों से अनुमति क्यों नहीं ली गई थी। क्या इन्होंने टैक्स भी चोरी किया है? इस बात को लेकर अगर कुछ साफ होता है तो इनकम टैक्स की एंट्री भी इस केस में हो सकती है। संदीप घोष की पत्नी का नाम अब जो सामने आया है नंदिनी, वो है संगीता घोष। एक पति पत्नी की कहानी चल रही थी कि पति पत्नी को उसने मारा पीटा था, वो घरेलू हिंसा का मामला था, वो अलग केस था। अभी जो जानकारी है वो हर घर पे, जितने भी घरों पे ईडी छापा मारने गई है, उस पे कई घरों पे बकायदा संदीप संगीता घोष नाम भी लिखा हुआ था। वो तस्वीरें हमने दिखाई भी थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो उस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद थी, संदीप घोष की पत्नी? आखिर संदीप घोष कहाँ था, मैं इस सवाल पर बाद में आऊंगा। लेकिन संगीता घोष से ईडी क्यों पूछताछ करना चाहती है? ईडी की टीम जब वहां कोलकाता गई तो उसको ये पता चला कि बिना अनुमति के इन लोगों ने 2 फ्लैट खरीदे हैं जो संगीता घोष के नाम है। अब अनुमति किस बात की थी, इस बात पर सवाल उठ रहे थे कि राज्य के अधिकारियों से क्या अनुमति इन लोगों को लेनी थी। संदीप घोष के जो बैंक स्टेटमेंट हैं वो सीबीआई ऑफिस में बकायदा सारे जमा करके रखे गए हैं और उसको सीबीआई की टीम देख रही है। लेकिन ईडी की टीम ने अब संगीता घोष जो उसकी पत्नी है उससे संपत्ति की डिटेल मांगे हैं, उसको पूछताछ के लिए बुलाया है, उससे बैंक खाते की जानकारी मांगी है और पूछताछ में अगर वो सहयोग नहीं करती है या फिर पूछताछ में नहीं पहुंचती है तो गिरफ्तारी का रास्ता भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल यहां है नंदिनी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको गिरफ्तार, मतलब अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो उसको सरकार से अनुमति क्यों लेनी है? इस सवाल पर मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ नहीं आया और हो सकता है दर्शक भी कमेंट में लिखें। तो मैं एक बात ये साफ कर देना चाहता हूं अगले कुछ सेकंड में कि बंगाल में ये बकायदा नियम है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को कोई अचल संपत्ति खरीदनी है तो उनको अपने अधिकारी को सूचित करना होगा। बाद में अगर उनको इसमें, जैसे संगीता घोष वाले केस में संदीप घोष भी उस संपत्ति में हिस्सेदार था, तो उसमें इनको बकायदा नाम पहले अधिकारी को बताना होगा और अनुमति लेनी होगी। और संदीप घोष और संगीता घोष के केस में जो एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि 6 जगहों पे इनके फ्लैट हैं, बाकी जगहों पे कितने हैं ये पता नहीं। फार्म हाउस भी इसके ही नाम से। जिस तरह से संदीप घोष के लोकेशन पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से बात अभी आपने बीच में कही कि आखिरकार अगर वो कॉलेज में भी नहीं था, घर में भी नहीं था, तो घटना के दौरान जो है घटना वाली रात संदीप घोष था कहां? क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स निकाली गई हैं, लोकेशन रिपोर्ट क्या कहती है संदीप घोष की? लोकेशन ट्रैक रिपोर्ट करीब 1 महीने बाद सामने आती है मीडिया की। ये भी बड़ी बात है, जबकि वो लोकेशन बहुत जल्दी निकाली जा सकती थी। पता नहीं कहाँ चूक हुई या क्या इन लोगों ने बाद में देखा होगा। जब मैंने लोकेशन रिपोर्ट देखी है तो मुझे पता चला कि वो बेलेघाटा वाले अपने आवास पर नहीं था जिस आवास की तस्वीरें आई थी। संदीप घोष उस रात बरुईपुर स्टेशन से एक सटे इलाके में था
जब सीबीआई को ये लोकेशन मिली तो वो लोग ये सोचे, उनको ये लगा कि वहां पे इसका कोई नया अड्डा हो सकता है। जब पता चला तो देखा कि वहां पे वो बार बार एक ही लोकेशन पर घूम रहा था। इस तरीके से अपराधी करते हैं ऐसे केसेस में। उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि वहां पे वो प्राइवेट तौर पे प्रैक्टिस करता था। जिस नियम की बात मैं कर रहा था उस नियम के तहत आप कोई कारोबार भी नहीं कर सकते, प्राइवेट तौर पे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में सरकारी नौकरी पे अगर आप हैं तो संदीप घोष ने यहां भी गलती की है। वहां पे एक चिल्ड्रेन पॉलीक्लिनिक है जिसका नाम है नमिता से बायतन। अब उसके अधिकारी भी जांच की रडार पे हैं और वहीं पे संदीप घोष की लोकेशन उस दिन मिली है। मतलब वो ना तो आवास पे था ना अपने फार्म हाउस पे था। अब इस पॉलीक्लिनिक में बैठकर वो क्या प्लान बना रहा था, इस बात का खुलासा 1 महीने के अंदर तो नहीं हो पाया है। आगे क्या होता है, 1 महीने बाद लोकेशन रिपोर्ट ही जब आई है तो ये बात समझने वाली है कि आगे क्या जानकारी आती है। क्या ये जानकारी मीडिया में इसलिए आई है कि ये बताया जा सके कि वो उस दिन उस घटना से दूर था, अब सिर्फ पीएमएलए केस में ईडी उसकी जांच करेगी, ये भी एक सवाल उठ रहा है। जिस तरह से बीते दिनों अभिषेक संदीप घोष के बॉडीगार्ड से हो गया, पीए से हर किसी से पूछताछ की गई है, उसके घर के आसपास कौन कौन था, संदीप घोष का करीबी कौन था, हर एक शख्स से पूछताछ की गई है। लेकिन इस समय जो है चर्चा में संदीप घोष का बॉडीगार्ड और पीए काफी ज्यादा आ रहा है। सवाल यह है कि संदीप घोष के बॉडीगार्ड और पीए ने क्या क्या राज बताए संदीप घोष के बारे में या उस घटना वाली रात के बारे में। क्या सीबीआई को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे उसे लगे कि हाँ, इस केस में कुछ और आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, संदीप घोष का जो बॉडीगार्ड है अफसर अली खान, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। जब उसकी जानकारी सामने आई तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी मीडिया को नहीं मिली, लेकिन यह पता चला है कि अफसर अली खान ने यह बताया है कि वो साहब के साथ उस दिन कहां था। लेकिन प्रसून चटर्जी को कई दिन बाद ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, बाकायदा उसको नोटिस जारी हुआ। एक साल्ट लेक ऑफिस है वहां पे, वहीं पे उसको पूछताछ के लिए प्रसून चटर्जी को आज ही बुलाया गया था। अब सवाल इस बात का है कि प्रसून चटर्जी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे था कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, वो वहां पे रोज सुबह जाकर अटेंडेंस बनाकर और यहां लौट आता था। संदीप घोष के पीए का काम करता था। उस दिन वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था घटना वाली रात। तो अब वो घटना के बारे में क्या बताता है, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बात को लेकर कोई अपडेट नहीं आया कि वो ईडी के सामने पेश हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर ईडी के सामने पेश नहीं होता है तो फिर उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की भूमिका सामने आई है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है कि प्रसून चटर्जी जो दूसरे हॉस्पिटल में काम करता था वो संदीप घोष का पीए आखिर बना कैसे, और पीए बना तो उसके पास संदीप घोष के सारे जो बैंक अकाउंट हैं और तमाम जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी सारी डिटेल है। क्योंकि नेताओं के पीए ले लीजिए आप, बड़े अधिकारियों के पीए ले लीजिए, उनके पास तमाम जानकारियां होती है कि साहब कब किससे मिलेंगे, किससे मुलाकात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, कब किससे फोन पे बात करेंगे, ये तक वही तय करता था। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, और यही नहीं, काफी हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी डॉक्टर्स जो है ड्यूटी पे नहीं लौट रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं उठेंगे। ताजा अपडेट पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आखिरी सवाल अभिषेक मेरा आपसे है कि सीजीआई के कहने पर भी आखिरकार प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा है, इससे आगे अब क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में? सीजीआई ने 5 बजे तक का टाइम दिया था। जो भी प्रोटेस्टर थे उनको कहा था, 200 के करीब जूनियर डॉक्टर की संख्या थी, उनको कहा था आप 5 बजे तक वापस लौटिए काम पे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहां तक कि ममता बनर्जी 2.5 घंटे तक अपने कमरे में इंतजार करती रही, ऐसी कोलकाता से खबरें आई। उसके बावजूद कोई उनसे मिलने नहीं गया। जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग ये है कि हम लोग सीजीआई की बात नहीं टाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे ही नहीं मानी जाएगी। अगर सुरक्षा का आश्वासन ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। अब ममता बनर्जी की जिद देखिए आप, कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि 10 से 12 डॉक्टर आप आइए बातचीत करने के लिए। वो मैक्सिमम 15 डॉक्टर से बात करना चाहती हैं, जो प्रोटेस्टर हैं उनके प्रतिनिधियों से। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 30 लोग आपसे बात करने आना चाहते हैं। शुरुआत में इस बात पे सहमति ही नहीं बनी थी। उसके बाद सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि स्वास्थ्य विभाग का जो सचिव है उसको हटाया जाए। अब स्वास्थ्य विभाग के सचिव ही इनको बात करने के लिए बुला रहे हैं, तो जिनको हटाने की मांग हो रही है अगर वही बातचीत के लिए बुला रहे हैं तो ये प्रदर्शनकारी आखिर जाएंगे कैसे? उनका सवाल यही है वहां की सरकार से। वो मुझे लगता है अगली सुनवाई जब होगी सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर नोटिस जाएगा उन लोगों को, क्योंकि 5 बजे तक का वक्त मिला था,
तो उसके बाद हो सकता है वो लोग यही कहें कि जिन लोगों को हटाने की मांग हम कर रहे हैं वो बकायदा इसी बात को दोहरा रहे हैं, वही हमारी सुनवाई कैसे कर सकते हैं। और ममता बनर्जी हैं कि किसी पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वो दुर्गा पूजा का नाम ले रही हैं, वो कह रही हैं कि डीजीपी तो आए थे, वो बंगाल के पुलिस कमिश्नर हमारे पास आए थे इस्तीफा देने, लेकिन हमने देखा कि दुर्गा पूजा चल रहा है, इसलिए त्योहार को देखते हुए हमने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अब उस बिटिया के माँ बाप का दर्द सोचिए कि इधर मुख्यमंत्री कह रही हैं कि आप लोग त्योहार की तैयारी करो, घटनाएं होती हैं, और उन लोगों के घर सोचिए कि उनके घर क्या हालत बीत रही होगी। हालांकि बोलने में बार बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से एक सीएम अगर ये बात कह दे कि दुर्गा पूजा का वक्त है, आप त्योहार की तैयारी करिए, आप पूजा की तैयारी करिए, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा होता है कि जिसके घर से जिसकी बेटी चली गई हो, और वो बेटी जो हाल ही में जिसने तमाम तरह की तैयारियां दुर्गा पूजा के लिए कर रखी हो, और उसी बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय किसी राज्य का सीएम अगर ये कहने लग जाए कि मैं किसी को सस्पेंड नहीं करना चाहती क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है। हालांकि ताजा अपडेट की अगर इस केस में थोड़ी सी अगर बात की जाए तो पीड़िता के जो है पिता का बयान भी सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि जो ममता बनर्जी है वो दुर्गा पूजा का बहाना ले रही हैं ताकि इस केस से लोगों का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। इस केस में अभी तक सीबीआई जहां खड़ी है वहीं खड़ी है, ना ही उसके हाथ में अभी तक कोई ऐसे सबूत लगे हैं जिससे यह साबित हो पाए कि उस रात उस पीड़िता के पास कितने लोग थे, कौन उससे मिलने गया था, कौन उससे मिलकर के निकला था। तमाम तरह के पहलू जो हैं इस केस से जुड़ चुके हैं, लेकिन सीबीआई के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। लगभग अगर बात करूं तो 100 लोगों से ज्यादा की पूछताछ अभी तक इस केस में हो चुकी है। और बहुत ही शॉकिंग बात है अभिषेक कि सीबीआई को अभी तक मुख्य आरोपी पता ही नहीं चल पाया है कि आखिरकार कोलकाता केस में जो हुआ उसको अंजाम किसने दिया था। संदीप घोष के घर लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। अब हालांकि संदीप घोष की बीवी की खोज हो रही है कि क्या पता उस दिन उस कॉलेज में जो हुआ, क्या पता उस संदीप घोष की बीवी को कुछ मालूम हो, क्या पता उसकी बीवी को कुछ आरोपियों के नाम मालूम हो। अब इस केस में आगे क्या होता है, सीएम ममता बनर्जी जो हैं वो कितने डॉक्टरों से बात करने को राजी होती हैं, तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।